शेख साहब, ज़ाहिर है कि ये वो दौर था कि जब बड़ा सस्ता दौर था। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, टीवी वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं, चैनल्स नहीं थे, एक सरकारी टीवी हुआ करता था। तो उस वक्त हम सर उस वक्त तो टीवी देखे जाते थे, वो सरकारी टीवी होता था, उस वक्त लेकिन तो टीवी देखे जाते थे। टीवी सर सरकारी टीवी, जब मैं वजीर बना तो उस वक्त सरकारी टीवी था, पीटीवी था। लेकिन जो बाहर हम जाते हैं तो हर आदमी रिक्वेस्ट करता था, यार खुदा के लिए मेरी तरफ झलक मरवा देना ताकि मेरे हल्के को पता लगे मैं भी टूर में हूँ। उसके बाद जब क्रेडिट तो मुशर्रफ को जाना चाहिए, उसके बाद मुझे जाना चाहिए। हमने सारे लाइसेंसेस ओपन कर दिए। बिल्कुल। पहले तो मैंने थोड़े से पैसों से किए, वो इतनी दरखास्तें आ गई कि मुझे पैसे 10 गुना ज़्यादा करने पड़े। और जिनके अखबार थे उनको टीवी नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन मुशर्रफ ने फिर फैसला किया कि नहीं दो भाई, जब अखबार पढ़ रहा आम आदमी तो टीवी भी देखे। सही। सिर्फ एक चैनल को नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैंने उस चैनल को भी लाइसेंस की इजाज़त दी। अच्छा, चलें, ये तो आपका बड़ा दिल था, बड़ापन था कि आपने उसको भी इजाज़त दी। तो अब शेख साहब, वो जो अखबार वाला दौर था और सिर्फ एक चैनल वाला सरकारी टीवी वाला, उस दौर में सियासत करना निस्बतन आसान था, या ये जो एक चैनल्स का दौर आ गया कि सियासतदान जो बात कर रहा है वो टिकर की सूरत में, ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में, ख़बर की सूरत में वो ऑन एयर की जा रही है, ये वाला दौर ज़्यादा आपको आसान लगता है सियासी तौर पर? देखें जी, हमारे दौर तो बड़ा मुश्किल दौर था जी। हर कोई ख़बर नहीं लगती थी। हम रात 12-1 बजे उस ज़माने में अखबार जल्दी निकल आते थे। हम इंतज़ार करते थे कि आज किस न्यूज़ एडिटर की बारी है, हमारी ख़बर अंदर लगाएगा, बाहर लगाएगा, नहीं लगाएगा। बड़ी ड्यूटी देनी पड़ती थी जी ख़बर के लिए। और फिर टीवी चैनलों की इतनी बहार लग गई कि टीवी चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए मैं तो पैसे भी लेता था जी। और शुरू में मैंने काफ़ी रकम इकट्ठी की। तो फिर शेख साहब ये बताएं कि ज़ाहिर है सियासतदान हैं आप, बड़े कामयाब सियासतदान हैं, कई दहाइयों पर मुश्तमिल आपका सियासी करियर है। ये बचपन से ही आपको शौक़ था, करियर आपने समझ लिया था कि सियासतदान ही बनना है, या कोई और भी शौक़ था? अगर सियासत में नहीं आते तो कुछ और भी बन सकते थे? कोई शौक़ नहीं। बचपन में मैं सिल्क का एक्सपर्ट था। मेरा बाप ने बड़े धक्के खाए थे रेशम के काम को, वो समझता था श्रीनगर कश्मीर से आया। अच्छा। फिर मैंने जापान जाके शिम्बाशी डाइची में रेशम का काम सीखा, और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था सिल्क का। अच्छा। जापान में फिर मैं जापान गया तो वहाँ मैंने जापानियों को देखा कि वो जहर शहर स्नेक। फिर मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। अच्छा। मैं 6-7 मरतबा फिर मैं स्नेक फार्मिंग में जाना चाहता था। जो मैंने जगह बनाई थी सिल्क के ढांचे, वो मैं सांपों में बदलने लगा था। लेकिन फिर मेरे कुछ और शौक़ बढ़े। फिर मैंने फ़ैसला किया ये सारी चीज़ें बिल आखिर आदमी ने खाक में चले जाना है। फिर मैंने कारोबार बंद कर दिया, दुकानें बना ली अपने। मेरी माँ मर गई, बाप मर गया, तो मेरे हिस्से का जो घर का हिस्सा आया उसकी दुकानें शुकानें सराफा बाज़ार में बना ली। और ज़मीन भी, जो फार्म था सिल्क फार्म मेरा, वो काफ़ी कीमती हो गई। तो मुझे फिर काम का, अकेली मेरी जान थी, आगे पीछे है को एक सिगार का खर्चा, वो भी आपने फ़ोन पे कहा बंद कर दो, मैंने हुजूर हाथ जोड़ के बंद कर दिया, रख दिया। नहीं सर, ये तो आपका बड़ापन है सर कि आपने, आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने उस दरख्वास्त को माना, क्योंकि वो टीवी के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ज़ाहिर है, तो वो हम भी अपनी जगह मजबूर हैं। तो शेख साहब, ये आपको पता है कि पाकिस्तान में तो एक्सपोर्ट का जो काम है वो हमेशा से पाकिस्तान की ज़रूरत रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान को इस मौशी मंझधार में एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों को आपने ट्रेन किया है जो जिस काम में आप एक्सपर्ट थे, कि वो भी फिर ये सिल्क की एक्सपोर्ट करें और इससे ज़रा डॉलर्स पाकिस्तान आए? मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था जब हमने वर्ल्ड कप जीता। मैंने नवाज शरीफ को कहा मैं जाऊं। वो उस वक्त भी इमरान खान को पसंद नहीं करता था। उसने कहा छोड़ परे, तू क्या करने जा रहा है। मैंने टिकट करा ली थी। वज़ीर के बाहर जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहीं बैठे थे। कहता पुत्र हुण तू मैनू फाइनांस चो पैसे कढ़ा के दसी ना। सो फिर मैं नहीं गया। हमने जब ट्रॉफी जीती वो, तो आई वॉज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर। जब इमरान खान कप्तान था तो मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था उस क्रिकेट टीम का भी। अच्छा, तो शेख साहब, आज तो देखें कहीं कोई मैच होता है, कोई ट्रॉफी ना भी जीती हो, सिर्फ टीम पार्टिसिपेट करने जा रही होती है, वहाँ चेयरमैन पीसीबी, वहाँ दीगर वज़रा, वहाँ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो एक लाइन लगी होती है, कोई 40-40, 50-50 रुकनी वक्त जा रहा होता है सिर्फ मैचेस को देखने के लिए, और आप वज़ीर होते हुए भी नहीं जा सके। सर जी, हम कौम नहीं हैं, हम जुमा बाज़ार हैं।
सॉरी फ्राइडे मार्केट, इस कौम ने तबाह कर लिया है अपने हाथों से अपने आप को। इसमें कोई कसूरवार नहीं है। इस कौम ने तबाही का कोई मौका नहीं छोड़ा। लकीली मैं वाहिद अब उम्र के इस हिस्से में हूँ जिसकी दोस्ती वली खान से इतनी थी कि लोगों ने बड़ी बातें की, बादशाह खान से थी। अकबर बुगटी को कोई जब लोगों ने मुझे थ्रेट किया और मैंने आंखें खोली तो मेरा याया खान ने कोर्ट मार्शल कर दिया और 20 कोड़े वो मुझे ख्वाजा सफदर ने और चौधरी ज़हुरुल्लाह ने बच्चा समझ के, मैं बच्चा था। फिर इस पाकिस्तान में कोई एक आदमी नहीं जिसने बच्चों की जेल काटी हो। मैंने स्कूल में हरीपुर में बच्चों की जेल काटी 1 साल। अच्छा। लेकिन कोड़े मुझे माफ़ हो गए क्योंकि मैं बच्चा था। सो पाकिस्तान में अब तो ख़ानदानों की हुकूमतें चल रही हैं या कोई और हुकूमत भी चल रही है। चल तो उन्हीं की हुकूमत रही है, ख़ानदानों का नाम चल रहा है। वो इंग्लिश का एक लफ्ज़, इंग्लिश मुझे थोड़ी सी आती है, अगर आप कहें तो एक लफ्ज़ मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस। देयर इज़ ऑलवेज भी मैं इजाफा कर देता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। सो ये केस के पीछे फेस है। सो इस पे हम चल रहे हैं, कुर्बानी जो देंगे और आप कहेंगे तो आपकी तरफ भी एक रान भेज देंगे। अरे नहीं सर, जज़ाकल्लाह। नहीं सर, बहुत शुक्रिया शेख साहब। वो जिन लोगों का हक है वो उन तक पहुँचे बेहतर तरीके से, तो बड़ी अच्छी बात है। अब शेख साहब ये जब आपने कहा कि तक पहुँचेगा, ये हक किसको मिला है जी? जी जी बिल्कुल, किसको हक मिला है जी? हर दौर में सर कटते रहे अहले वफा के, हर दौर में होती रही ताकत की परस्तिश। हर दौर में एक मार का करबो वला है, हर दौर यजीदों का तरफदार रहा है। किसको हक मिला है? ये जो कौम की तबाही गरीब को हक मिलता है जी, चांटा नहीं कोई मारता गरीब। बिल्कुल। और कौम को आपने कहा कि वो ज़ाहिर गरीब को चांटा नहीं कोई मारता। गरीब कहे चौक में मुझे चांटा मारो तो कहेंगे कितने पैसे देगा। सही। तो शेख साहब, ये पाकिस्तान का असल में बुनियादी मसला आपकी नज़र में है क्या और उसका हल क्या है? चूँकि आपने कहा कि कौम तबाह हो चुकी है और इसकी तबाही का कोई जिम्मेदार नहीं है, कैसे ये तबाह हुई है और बुनियादी मसला क्या है पाकिस्तान का? एक लाइन में बताऊं, मसाइल ज़्यादा लोग असम्बलियों में नहीं जाते। सही। तो शेख साहब चलें मैं उस सवाल को अपने रिफ्रेश करता हूँ। जो 3 पार्टियों की एक दौर इन्होंने अपना देखा, पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर पीटीआई। तो अगर 10 में से आपको इनको नंबर देने हो तो पीपल्स पार्टी को 8 से 13 तक, फिर 13 से 18 तक नून को, फिर 18 से 22 तक पीटीआई को, कितने नंबर देंगे आप 10 साल उनकी कारकर्दगी पर? देखें जी, इस वक्त तो पीटीआई का नाम है और उसी के नंबर है। एक वक्त था, मैं एक पार्टी का लीडर था, इमरान अकेला। इमरान खान दूसरी पार्टी के लीडर थे। उस वक्त तहरीके क्या इस्तकलाल नाम था उनका, तहरीके इंसाफ नहीं था कोई। और एक हमारे क्या नाम है उनके, ताहिरुल कादरी साहब। हम 3 लीडर थे जी और तीनों की पार्टियां थी 3 और तीनों की एक ही वोट थी। सो अब तो इस वक्त तो मेरा मतलब है जादू जो सर चढ़ के बोले, इस वक्त तो इमरान खान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बाकी तो 45 और 47 की लड़ाई है। 45 वाले भी रो रहे हैं और 47 वाले भी रो रहे हैं। सही। तो शेख साहब ये यकीन जाने कि ना 45 वाले खुश हैं ना 47 वाले खुश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।